हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डोज पे। मैं प्रवीण कुमार आपका स्वागत करता हूँ। तो हम भारतीय दंड संहिता पढ़ रहे थे, तो इसमें अध्याय 3 पढ़ रहे थे, जिसमें जो दंड के प्रकार थे उनके बारे में बात की जा रही थी। तो हमने धारा 63 और 64 में देखा था कि 63 में देखा था जुर्माने की रकम, और 64 में देखा था अगर जुर्माना नहीं दिया जाता है किसी से तो उसके लिए कारावास दे दिया जाता है। तो बात करें अभी धारा 67 की। अगर धारा 67 की बात करें तो इसमें कहता है जुर्माना ना देने पर कारावास, जबकि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो। तो यहाँ पे बात की जाए, जो अपराध है, कोई ऐसा अपराध किया है जिसमें सिर्फ जुर्माने की व्यवस्था है, जो अपराध किया गया है उसके लिए जो दंड है आईपीसी में वो सिर्फ जुर्माना है, इट मीन फाइन है उसका सिर्फ। तो बात की जाए अगर ऐसा अपराध किया है जिसमें क्या है, केवल अपराध क्या है, जुर्माने से दंडनीय है, तो इसके लिए क्या कारावास दिया जाएगा, कितने साल की कैद दी जाएगी। तो इसमें बताया गया है कि अगर जुर्माना, पहली बात तो जब ऐसे अपराध किए गए हैं किया गया है जिसमें दंड सिर्फ क्या है, जुर्माने से दंडनीय है, तो जुर्माना से दंडनीय है, तो अगर इसको कारावास में बदलना है क्योंकि वो जुर्माना दे नहीं रहा है, तो कारावास में बदलना है तो सबसे पहले कारावास जो होगा वो सादा दिया जाएगा। कारावास दो प्रकार के बताए थे, एक कठोर कारावास और एक साधारण कारावास। तो जो कारावास दिया जाएगा सबसे पहले वो क्या दिया जाएगा, सादा कारावास दिया जाएगा। अगर सादा कारावास दिया जाएगा तो उसकी अवधियों के बारे में, उसके टाइम पीरियड के बारे में धारा 67 में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि अगर कोई जुर्माना है जिसकी वैल्यू क्या है, 50 रुपये की है, अगर जुर्माना इतना है, मतलब अपराध किया है और जिसमें जुर्माना कितने रुपए है, 50 रुपये है, तो अगर जुर्माना 50 रुपये है तो आपको भैया 2 महीने के लिए जेल में भेज दिया जाएगा। अगर आप जुर्माना नहीं देते हो तो 2 महीने के लिए जेल में भेज दिया जाएगा। लेकिन अगर वहीं जुर्माना 100 रुपये है, अगर जुर्माना 100 रुपये है तो आपको मैक्सिमम 4 महीने के लिए, मैक्सिमम कम डिपेंड करता है कोर्ट पे कि न्यायालय आपको कितने दिन का दंड देता है, लेकिन मैक्सिमम जो देगा 4 महीने देगा, 4 महीने से मैक्सिमम नहीं दे सकता है। अगर जुर्माना 50 रुपये है तो मैक्सिमम 2 महीने, अगर जुर्माना 100 रुपये है तो मैक्सिमम 4 महीने। अगर जुर्माना 100 रुपये से अधिक है, जुर्माना 100 रुपये से अधिक है, अब जिसकी अपर लिमिट है वो डिसाइड नहीं बताया नहीं गया आईपीसी में कि 100 रुपये से कितने रुपए तक का, लेकिन हाँ 100 रुपये से अधिक है, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। तो आपको कितने दिन के लिए भेजा जाएगा, 6 महीने के लिए जेल भेज दिया जाएगा। मैक्सिमम 6 महीने, कम भी हो सकता है, डिपेंड ऑन कोर्ट कि वो आपको कितने दिन देता है, लेकिन अगर मैक्सिमम देगा कारावास तो आपको मैक्सिमम 6 महीने दे सकता है। तो धारा 67 में बताया गया है कि जब अपराध किया है आपने, और वो अपराध क्या है, सिर्फ जुर्माने से दंडनीय अपराध है, तो आपको सबसे पहले कारावास दिया जाएगा। वो भी कारावास कौन सा दिया जाएगा, आप जुर्माना नहीं देते हो तो सादा कारावास होगा, और उसमें भी लिमिट बताई गई है। अगर जुर्माना 50 रुपये तक का है तो 2 महीने मैक्सिमम, अगर जुर्माना 100 रुपये तक का है तो मैक्सिमम 4 महीने, और अगर जुर्माना 100 रुपये से ज़्यादा है तो आपको 6 महीने के लिए मैक्सिमम कैद में भेज दिया जाएगा। अगर बात की जाए धारा 68 की, धारा 68 की बात की जाए तो इसमें बताया गया है जुर्माना देने पर कारावास का पर्यवसान हो जाएगा। और यहाँ पर टर्म है पर्यवसान, तो पर्यवसान का मतलब टर्मिनेट, एंड कर दिया जाएगा। मान लिया जाए कि आपके ऊपर आपने 100 रुपये का जुर्माना जो था, आपने ऐसा अपराध किया था जो 100 रुपये का आपके ऊपर जुर्माना लगना था, तो आपको 6 महीने के लिए, मान लो आपको 6 महीने के लिए क्या किया, कैद में भेज दिया गया, जेल में भेज दिया गया। अब आप क्या करते हो कि आपने 100 रुपये जो थे, आपको जेल भेज दिया गया, आपने 2 दिन 4 दिन 6 दिन जितने भी काटे, और आपने क्या किया, 100 रुपये आपने पे कर दिए। तो आपने अगर 100 रुपये पे कर दिए तो आपको क्या कर दिया जाएगा, जो आपका कैद है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। या तो आपने पे कर दिया या फिर जो सरकार है वो खुद मतलब उद्गृहित कर ले उसको, मान लिया कुर्की करके या किसी संपत्ति का समापरण करके, और जो जुर्माने की राशि थी उसको जो सरकार है या कोर्ट है वो पूरा कर लेता है, तो आपका जो कारावास हुआ था उसका क्या कर दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा, आपका कारावास ख़त्म कर दिया जाएगा। तो धारा 68 में यही बताया गया है कि जो जुर्माने की राशि अगर आप दे देते हो तो क्या है, आपके कारावास जो आपको कोर्ट ने दिया था उसको एंड कर दिया जाएगा। बात की जाए धारा 69 की, तो धारा 69 में बताया गया है जुर्माने के
अनुपातिक भाग के दे दिए जाने के दशा में कारावास का पर्यवसान। इसमें ये बताया गया है अगर जुर्माने का कोई भी अनुपातिक वाद है, किसी रेशो में आपने जुर्माना दे दिया है तो उसका क्या है। अब फॉर एग्जांपल समझो, यहाँ समझते हैं। मान लिया जाए आपने जो अपराध किया था वो 100 रुपये से 100 रुपये का जुर्माना था। उसमें आपने जो अपराध किया था उसमें 100 रुपये का जुर्माना था। तो भैया 100 रुपये का जुर्माना था तो आपको कितने महीने, मैक्सिमम 4 महीने। तो मैक्सिमम 4 महीने क्या आपको कैद दी जानी थी। 100 रुपये का जुर्माने का अपना अपराध किया तो आपको मैक्सिमम 4 महीने की कैद की जानी थी। तो आपको 4 महीने के लिए हिरासत में, जेल में भेज दिया। अब हुआ क्या, तो यहाँ से देखो सिंपली 4 महीने को अगर हमने डिवाइड करके देखते हैं 100 रुपये को, तो 25 रुपये महीने के हिसाब से बनता है। 25 रुपये महीने के हिसाब से बनता है। तो मान लिया जाए आपने 1 महीना, मान लिया जाए 4 महीने की आपको कैद हुई थी और आपने 1 महीना जेल में काट लिया। आपने 1 महीना जेल में काट लिया। अब बचे कितने, 3 महीने बचे। तो आपने क्या किया, 75 रुपये, जो 75 रुपये थे आपने ये क्या कर दिए, कोर्ट को दे दिए। जुर्माने की राशि आपने पे कर दी। तो जब आपने 1 महीने तो आप काट चुके हो और आपने 75 रुपये क्या कर दिए, अब जुर्माने के कोर्ट को दे दिए। तो आपको 75 रुपये देते ही 1 महीना पूरा होते ही आपको कैद से रिहा कर दिया जाएगा, आपको कैद से निकाल लिया जाएगा। मान लिया जाए कि आपने 1 महीने में ये पैसे नहीं दे पाए और आपने क्या किया, 2 महीने आप जेल काट चुके हो, 2 महीने आप जेल काट चुके हो। अब बचा क्या, 2 महीने के हिसाब से अब आपने 50 रुपये का जो रेशो है, 100 रुपये के रेशो के हिसाब से 50 रुपये, 2 महीने तक चूँकि आप जेल में काट चुके हो। अब बचे कितने, 50 रुपये। अगर आप ये 50 रुपये जुर्माने के दे देते हो तो आपको उसी दिन जेल से रिहा कर दिया जाएगा। तो यही इसमें बताया गया है धारा 69 में कि जो फाइन है, फाइन के रेशो में जो भी आपका फाइन था वो आप दे देते हो जेल काटने के बाद, जितने महीने की, उसके बाद जो बचा हुआ आपका जुर्माने का पैसा जितना बनता है आप वो पैसा दे देते हो। तो आपको क्या किया जाएगा, जेल से रिहा कर दिया जाएगा। यह धारा 69 आपकी बताती है। अब बात करें धारा 71 की। तो धारा 71 में बताया गया है कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि किस तरह से निर्धारित की जाएगी। मतलब कई अपराधों से मिलकर आपने कोई एक अपराध किया है तो उसकी अवधि के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। जैसे कई अपराधों से मिलकर जो अपराध किया है आपने, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है। अब मान लिया जाए ए है, इसको समझते हैं थोड़ा। अगर हम 71 को समझें तो मान लिया जाए ए है और ये है बी। ये ए एक व्यक्ति है और बी एक व्यक्ति है। तो अब करता क्या है, ए बी को लाठियों से पीटता है। ए जो है बी को लाठियों से पीटता है। अब क्या करता है, ए बी के ऊपर धड़ाधड़ 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 50 लाठियाँ बजा देता है। माना कि ए बी में 50 लाठी बजा देता है, ए बी में 50 लाठी बजा देता है। तो इसमें हुआ क्या, जैसे ए ने लाठी मारी और ए क्या था, इंटेंशनली इसको मार रहा था, इसको क्षति पहुंचाना चाह रहा था, उपाति करना चाहता था। तो ए ने क्या किया, बी के ऊपर 50 लाठी बजा दी। अब चूंकि यहाँ पे क्या है, एक लाठी में भी उसने वही कार्य किया बी को मारने का। मानना कि ए की लाठी में मर गया होता, ए ने मारा बी को तो बी ए की लाठी में मर गया होता, लेकिन बी में क्या मारा गया, 50 लाठी मारी गई। तो उसने जो अपराध एक लाठी मार के किया है वही अपराध 50 लाठी मार के किया है। तो इसमें यही बताया गया है जो है कई अपराधों से मिले अपराध के लिए दंड की अवधि क्या होगी। तो इसमें क्या होगा, जो ए को क्या है, जो ए को सज़ा मिलेगी बी को मारने की, तो वो एक लाठी मारी उसकी भी वही सज़ा और 50 लाठी मारी उसकी भी वही सज़ा है। तो इसको अलग अलग सज़ा नहीं दी जाएगी। मान लिया जाए एक लाठी की सज़ा 1 साल थी, मान लिया जाए एक लाठी की सज़ा 1 साल थी। तो अगर एक लाठी की सज़ा 1 साल थी तो भैया इसने तो 50 लाठी मारी, तो इसको तो 50 साल की सज़ा होनी चाहिए थी। तो ये आईपीसी कहती है कि नहीं भैया, आपने 1 लाठी मारी या 50 लाठी मारी, आपकी जो इंटेंशन थे वो उसको क्षति पहुंचाने का था बी को, तो आपको इस 1 लाठी मारी आपने वही अपराध किया, वही 50 मार के किया है, तो आपको इसके बेस पे सज़ा मिलेगी। तो 1 मारो या 50 लाठी मारो, सज़ा एक ही मिलेगी।
लेकिन यहीं पे अगर हम केस 2 की बात करें, यहाँ पे अगर हम केस 2 की बात करें तो ये ए था और ये बी था। तो ए क्या कर रहा है, ए बी को कूट रहा है, ए बी को कूट रहा है। और यहाँ पे क्या है, सी आ जाता है, ए बी को कूट रहा है और ये सी आ जाता है। तो ए इसमें लाठी दे रहा है बी में और सी बीच में आ जाता है और सी क्या करने लगता है, हस्तक्षेप करने लगता है, इंटरवीन करने लगता है। सी हस्तक्षेप करने लगता है तो ए क्या है, आशय से, ऐसा नहीं गलती से, इंटेंशनली ए क्या है, इसको भी टेक देता है, इसको भी पेलना शुरू कर देता है। तो पहले बी को पेल रहा था, अभी सी को भी पेलना शुरू कर देता है लाठियों से। तो अब क्या है कि अब जो इसको सज़ा मिलेगी, अभी पहले केस में क्या था, 1 लाठी मारे या 50 लाठी मारे, 1 लाठी के हिसाब से सज़ा मिल रही थी। अभी क्या है इसको, क्योंकि इसने बी को भी मारा और इसने सास है विद इंटेंशन सी को भी मारा, तो अब जो इसको सज़ा मिलेगी इन दोनों को मारने की मिलेगी। तो यहाँ सज़ा अलग अलग मिलेगी। तो वहाँ पे एक ही सज़ा थी, यहाँ इसको दोनों बंदों के ऊपर मारने की सज़ा मिलेगी। तो ये बात की धारा 71 की। अब बात करते हैं धारा 73 की। अगर धारा 73 की बात की जाए तो इसमें दिया गया है एकांत परिरोध, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का मतलब क्या है, जो अपराधी होता है, जो अपराधी होता है, इसको क्या होता है, एक अलग बोलते हैं ना, एक काल कोठरी, वो आपने सुना होगा काल कोठरी वाली कहानियाँ। तो इनको क्या, एक अलग जगह डाल दिया जाता है, जो बाकी के कैदी होते हैं उनसे अलग डाल दिया जाता है और इनको क्या कर दिया जाता है, बिल्कुल ही अलग, इनको अलग रूम में बंद कर दिया जाता है। वही है एकांत परिरोध, मतलब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। तो इनको ये अलग कर दिया जाता है सभी अपराधियों से और कुछ कर नहीं पाते हैं तो बिल्कुल ही। तो इसमें क्या, ये दुर्दांत अपराधियों के लिए होता है, जो दुर्दांत अपराधी हैं, जैसे मान लिया जाए आतंकवादी हैं, और इन सबको क्या है, एकांत परिरोध में रखा जाता है। तो एकांत परिरोध में रखा जाता है। इसके लिए मतलब कारावास कैसा होना चाहिए, किस व्यक्ति को ये एकांत परिरोध में रखा जाएगा। तो जैसे यहाँ पे हमने बात की थी, जो कारावास में जो पैसे नहीं भर रहा था, फाइन नहीं दे रहा था, तो उसके लिए सादा कारावास की बात की गई थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर एकांत परिरोध का केस है, एकांत परिरोध में किसी को रखा गया है, तो वह जो कारावास काट रहा होगा वो निश्चित ही कठोर कारावास काट रहा होगा। तो ये दुर्दांत अपराधी होते हैं, खूंखार आतंकवादी वगैरह होते हैं, उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जाता है। और ये करता क्या है, इसका जो मेन इंटेंशन होता है एकांत परिरोध में रखने का, वो होता है जो इम्पैक्ट डालना माइंड पे, अपराधी के माइंड पे इम्पैक्ट डालना। तो इसमें तो बस बंदा क्या करेगा, कबूतर जा 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 वाली कहानी होगी और कबूतर जा नहीं पा रहा होगा। बात की जाए इसमें, तो इसके लिए भी क्या है, धारा 73 जो है आईपीसी की, उसमें यह बताया गया है कि एकांत परिरोध में जो रखा जाएगा, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में जो व्यक्ति को रखा जाएगा, वो किस प्रकार से रखा जाएगा। तो इसके लिए मैक्सिमम टाइम पीरियड क्या है कि आप किसी भी व्यक्ति को मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 महीने के लिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 महीने के लिए एकांत परिरोध में रख सकते हो, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रख सकते हो। तो मैक्सिमम टाइम पीरियड क्या है, 3 महीने। तो इसमें मैक्सिमम 3 महीने। अब उसमें भी बताया क्या गया है, जो कारावास है, अगर वो 6 महीने के लिए दिया गया है, अगर कोई कारावास है वो 6 महीने के लिए दिया गया है, तो अगर कारावास 6 महीने के लिए दिया गया है, तो उसमें अगर आपको किसी बंदे को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखना है, उन्हीं 6 महीनों में से अगर आपको एकांत परिरोध सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखना है, तो आप उसको मैक्सिमम 1 महीने तक रख सकते हो। अगर कारावास 6 महीने का काट रहा है अपराधी, तो उसको उस 6 महीने में से उसका 1 महीना, 6 महीने में से उसका 1 महीना आप क्या उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रख सकते हो। अगर बात है कि 6 महीने से और 1 साल तक की सज़ा हुई है किसी व्यक्ति को 6 महीने से और 1 साल तक की सज़ा हुई है, तो उसको आप कितने महीने, मैक्सिमम 2 महीने उसको क्या रख सकते हो, एकांत परिरोध में रख सकते हो। लेकिन अगर 1 साल से अधिक के कारावास की सज़ा किसी को हुई है, 1 साल से अधिक के कारावास की सज़ा किसी को हुई है, तो आप उसको मैक्सिमम 3 महीने एकांत परिरोध में रख सकते हो। तो हम बात करें धारा 73 की, तो धारा 73 में बताया गया है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के बारे में। तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कठोर कारावास होगा उसके अंदर,
और कठोर कारावास में से क्या है, उसमें ये बताया गया है कि आप जो कारावास काट रहा है व्यक्ति उसको कन्फाइनमेंट में रखोगे तो किस तरह से रखोगे। तो इसमें क्या बताया गया है कि भैया आप मैक्सिमम तो 3 महीने के लिए रख सकते हो, किसी भी अपराधी को मैक्सिमम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 3 महीने के लिए रख सकते हो। लेकिन अगर उसको सज़ा 6 महीने तक की है, अगर उसको सज़ा 6 महीने तक की है तो आप उसको 1 महीना सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रख सकते हो। अगर 6 से 1 साल तक की है तो आप उसको 2 महीने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रख सकते हो। लेकिन अगर सज़ा 1 साल से अधिक की है, 6 महीने तक 1 महीना, 6 से और 1 साल तक 2 महीने, लेकिन 1 साल से ज़्यादा की है, चाहे वो कितनी भी हो, आप उसको मैक्सिमम 3 महीने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रख सकते हो। अब बात करें धारा 74 की, तो धारा 74 जो है यही जो 73 में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया गया है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पे क्या लगाती है, लिमिट लगाती है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पे क्या लगाती है, लिमिट लगाती है और इसको व्यापक बनाती है। जो एकांत परिरोध की परिभाषा थी 73 में, उसी को और डिफाइन करती है। उसमें इसमें तो बताया गया था कि आप मैक्सिमम 3 महीने के लिए रख सकते हो। अब यहाँ जो बताया गया है 74 में, ये बताया गया है कि बोला भैया 3 महीने तो रखोगे आप, 3 महीने तो रखोगे आप, लेकिन 3 महीने मैक्सिमम, 6 महीने में 1 महीने, 6 से 12 महीने में 2 महीने और 1 साल से अधिक में 3 महीने। लेकिन आप रखोगे किस तरह से, तो इसमें यह बताया गया है कि किसी भी दशा में एक बार में 14 दिन से ज़्यादा के लिए, एक बार में 14 दिन से ज़्यादा के लिए आप उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रख सकते हो। बेशक आपको वो 1 महीने रखना है, वो 1 महीने टोटल टाइम है, जो 1 महीना है वो टोटल टाइम है कि आप 30 दिन के लिए रख सकते हो। लेकिन ये नहीं कि एक बार में ही 30 दिन के लिए रख दिया, नहीं, मैक्सिमम जो है मैक्सिमम 14 दिन के लिए रख सकते हो एक बार में, मैक्सिमम 14 दिन के लिए रख सकते हो एक बार में। अब 14 दिन के लिए रख सकते हो, लेकिन 14 दिन इसमें क्या है, इसके बाद क्या है, जैसे मान लिया जाए ये 14 दिन आपने किसी व्यक्ति को 14 दिन के लिए एक बार में रख दिया, मतलब 1 महीने में मैक्सिमम 14 दिन, तो आपने क्या है 14 दिन के लिए इसको एक बार सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रख दिया, तो इसके बाद 14 दिन आपको उसको खुले में रखना पड़ेगा। उसके बाद 14 दिन आपको खुले में रखना पड़ेगा। 14 दिन आपने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा, उसके बाद 14 दिन आपको फ्री में, इसको फ्री वातावरण में रखना पड़ेगा। देन फिर आप 14 दिन के लिए रख सकते हो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, देन फिर 14 दिन इसको खुले में रखना पड़ेगा। तो धारा 73 में बताया गया है कि एक बार में मैक्सिमम आप 14 दिन के लिए रख सकते हो, और 14 दिन रखने के बाद क्या है, 14 दिन का ही आपको क्या देना पड़ेगा, गैप इंटरवल देना पड़ेगा। तो यहाँ तो बात की गई थी किसी भी दशा में। अब बात की जाए, थोड़ा और डिफाइन किया है इसमें नेक्स्ट पॉइंट में, इसमें बताया गया है कि अगर कारावास जो है 3 महीने से अधिक का हो, ये तो क्या था 3 महीने के अंदर ही आपको, जब 3 महीने से कम का हो तो मैक्सिमम 14 दिन रख सकते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया कि जब कारावास 3 महीने से अधिक का हो, अगर कोई व्यक्ति है वो कारावास काट रहा है और उसको सज़ा कितने महीने की हुई है, 3 महीने से ज़्यादा की हुई है, मैक्सिमम कितने भी दिन की हुई है, लेकिन जो क्या है मिनिमम 3 महीने से ऊपर की हुई है, तो आप उसमें क्या करोगे भैया, 14 दिन नहीं रखोगे, इस बार क्या करोगे, 7 दिन रख सकते हो। जब सज़ा लंबी हो, सिंपल याद रख सकते हो इसको, मतलब समझने के लिए सिंपल सा है, जब सज़ा कम हो, कम दिन हो, तो कम दिन में आपको जैसे 1 महीने रखना है, 1 महीने रखना है, तो भाई आप 7-7 दिन रखोगे तो बात बनेगी नहीं। तो क्या है, एक बार में 14 दिन कर दिया और 14 दिन उसको खुले में छोड़ दिया। अब बात की जाए जब सज़ा 3 महीने से ज़्यादा की हो, तो आप उसको मैक्सिमम कितने दिन रख सकते हो, 7 दिन, मैक्सिमम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में 7 दिन रख सकते हो। और 7 दिन के बाद भी क्या, फिर इक्वल इंटरवल का गैप देना पड़ेगा। जैसे ये 7 दिन आपने इसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा, और 7 दिन बाद 7 दिन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखने के बाद 7 दिन आपको ये खुला छोड़ना पड़ेगा। फिर आप 7 दिन रखो, फिर खुला छोड़ो 7 दिन के लिए, फिर 7 दिन रखो, फिर 7 दिन के लिए आपको खुला छोड़ना पड़ेगा। इस तरह से आप पूरी सज़ा के दौरान मैक्सिमम 3 महीने रख सकते हो। तो धारा 73 सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के बारे में बताता है, और बताता है कि कितने महीने में कितने दिन रख सकते हो, और धारा 74 इस पर लिमिट लगाता है कि आप रखोगे तो कितने दिन मैक्सिमम एक बार में रखोगे। तो यहाँ पे 74, उसके बाद 75 इम्पोर्टेंट नहीं है, तो अध्याय 3 यहीं ख़त्म होता है। बात की जाए अध्याय 4 की, तो अध्याय 4 में क्या दिया गया है, अपवाद दिया गया है। जैसे अध्याय 3 में हमने
दंड के बारे में जाना था। इसी प्रकार अध्याय 4 में क्या है, साधारण अपवाद दिए गए हैं, जनरल एक्सेप्शंस दिए गए हैं। जनरल एक्सेप्शंस दिए गए हैं धारा 76 से लेके धारा 106 तक। अध्याय 4 साधारण अपवाद धारा 76 से लेके धारा 106 तक। अगर हम बात करें धारा 76 की, अगर हम बात करें धारा 76 की, तो धारा 76 में दिया गया है विधि द्वारा आबद्ध, विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। तो धारा 76 में यह बताया गया है कि विधि द्वारा आबद्ध या तो बाउंड बाई लॉ हो व्यक्ति, या तो पर्सन इज बाउंड बाई लॉ, या फिर उसको ऐसा लगे जो है वो तथ्य की भूल हो जाए, फैक्ट की भूल हो जाए, कि उसको ऐसा लगे कि हाँ आई एम लीगली बाउंड बाई लॉ, मैं ऐसा करने के लिए बाध्य हूँ, अगर वो व्यक्ति ऐसा काम कर देता है। क्योंकि धारा 4 में हम एक्सेप्शंस पढ़ेंगे, इसमें अध्याय 4 में हम एक्सेप्शंस पढ़ेंगे कि क्या चीज़ अपराध नहीं मानी जाएगी, मतलब क्या चीज़ अपराध नहीं मानी जाएगी वो पढ़ रहे हैं। तो इसमें 76 में क्या बताया गया है, विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को क्या मान ले व्यक्ति कि मैं विधि द्वारा आबद्ध हूँ, और अगर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य कर देता है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य कर देता है इस भूल में आके, तो वो अपराधी नहीं माना जाएगा। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले होना चाहिए क्या, विश्वास कैसा होना चाहिए, एक तो विधि द्वारा भूल का विश्वास होना चाहिए, तथ्य की भूल का, और दूसरा क्या है, काम कैसा किया जाना चाहिए, सद्भाव पूर्वक, काम क्या है, सद्भाव पूर्वक किया जाना चाहिए। तब इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से। तो फॉर एग्जाम्पल विधि द्वारा आबद्ध में किस तरह से माना जाएगा, ये ए है और ये बी है। तो ए क्या है, मान लिया जाए ए कोई सेना का ऑफिसर है, ए क्या है, सेना का ऑफिसर है, ए क्या है, सेना का ऑफिसर है, और बी क्या है, सेना का सिपाही, बी क्या है, सेना का सिपाही। तो अब क्या है, ए जो है, जो है कमांडिंग ऑफिसर है, इसका सेना का अधिकारी है, बी सिपाही है, और बी को क्या देता है, जो ए है बी को आदेश देता है कि बोला भाई आप गोली चलाओ। ए जो है आदेश देता है, गोली चलाने का आदेश देता है कि आप गोली चलाओ। अब बी क्या करता है, आदेश मिलते ही जो भीड़ थी उस पर गोली चला देता है। ए ने आदेश दिया ऑफिसर ने कि आप भाई भीड़ पे गोली चलाओ, और बी ने क्या है, गोली चला दी, बी ने फायर कर दिया। तो अब ये क्या है, ये तो विधि द्वारा बाउंड बाई लॉ था, उसने आदेश माना। तो अब बी ने क्या है, जो गोली चलाई है, बी ने जो गोली चलाई है और भीड़ पे गोली चलाई है, तो यहाँ बी अपराधी नहीं माना जाएगा। अध्याय 4 में हम वही एक्सेप्शंस पढ़ेंगे कि क्या अपराध नहीं माना जाएगा। तो अगर ए के आदेश पे बी ने सेना का जो सिपाही है उसने गोली चला दी भीड़ पे, तो वो यहाँ पे अपराधी नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये क्या है, विधि द्वारा आबद्ध था। तो ये जो ए है, ए के आदेश से बी ने गोली चलाई, तो बी क्या है, अपराधी नहीं माना जाएगा। यहीं दूसरा बात करते हैं, इसको और डीप में समझते हैं। मान लिया जाए ए एक बी है और ये सी व्यक्ति है, तो 3 व्यक्ति थे ए बी और सी। तो ए क्या है, ए ने कोई आदेश दिया, मान लिया जाए न्यायालय का व्यक्ति था, ए को न्यायालय मान लेते हैं, ए को क्या मान लेते हैं, व्यक्ति ना मान के न्यायालय मान लेते हैं, कोर्ट मान लेते हैं। तो ए न्यायालय था और ए ने क्या बोला बी को कि आपको किसको पकड़ के लाना है, सी को पकड़ के लाना है। ए जो है न्यायालय था, उसने क्या बोला कि आपको बी को पकड़ के आप सी को पकड़ के लाना है। तो बी को आदेश मिल गया, बी को आदेश मिल गया कि आपको सी को पकड़ के लाना है। अब बी क्या करता है, सी को पकड़ने के लिए चला जाता है, बी जो है सी को पकड़ने के लिए चला जाता है। तो बी पूरी जांच करता है, छानबीन करता है और पता लगाता है कि सी कौन है। तो सी के बारे में पता लगाता है, तो ये बाउंड बाई लॉ था बी, और सी को पकड़ने गया। अब इसका क्या हुआ, इसकी क्या हुई, तथ्य की भूल हो गई, तथ्य की भूल हो गई, और फैक्ट मिसमैच करके, और इसने क्या किया, डी को पकड़ लिया,
बी ने क्या है, डी को पकड़ लिया, यह जानते हुए कि जो सी है वो सी ना होके वो डी है, या ये कहा जाए कि जो डी व्यक्ति है वही सी है, मतलब गंगाधर ही शक्तिमान है। तो यहाँ पे क्या है, इसको ये लगा कि जो डी व्यक्ति है जिसको इसने पकड़ा था, उसको ये लगा कि ये जो डी है वह सी है, और वास्तव में सी नहीं था, ये जिसको पकड़ने गया था वो सी को पकड़ने गया था, लेकिन इसको ये लगा कि जो डी है वही सी है, और बी डी को पकड़ के ले जाता है, डी को पकड़ के बी ले जाता है। तो यहाँ बी जो है अपराधी नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये फैक्ट की मिस्टेक थी, विधि की भूल उसको नहीं थी, ये फैक्ट की भूल थी, और वो आदेश से बाध्य भी था। तो इस साथ से जो इसने कार्य किया वो सद्भावपूर्वक में किया था, तो इसलिए इस टाइम पे बी अपराधी नहीं माना जाएगा। तो इन दो एग्जाम्पल से उम्मीद करता हूँ आपको धारा 76 जो है समझ में आई होगी। बात की जाए धारा 79 की, धारा 79 की बात की जाए तो इसमें दिया गया है विधि द्वारा न्यायानुमत मतलब न्याय के लिए अनुमत, विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने आप को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। 79 में बताया गया विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से ऐसे समझते हैं कि मान लिया जाए 79 को समझते हैं, तो मान लिया जाए ये ए और बी क्या कर रहे थे, आपस में प्रैंक कर रहे थे, बहुत चल रहा है आजकल। ए और बी क्या है, आपस में प्रैंक कर रहे थे, और ये सी जो है इसको वास्तव में पता नहीं था कि चल क्या रहा है। आजकल प्रैंक बहुत होते हैं, आपने भी देखा होगा। तो ए और बी आपस में प्रैंक कर रहे थे, मारने कूटने का एक दूसरे को, लेकिन सी को नहीं पता था कि चल क्या रहा है, सी को नहीं पता था ये चल क्या रहा है। तो हुआ क्या, जो ए है, ए और बी, तो बी जो है ए को धड़ाधड़ कूटे जा रहा है, बी जो है ए को धड़ाधड़ कूटे जा रहा है। वास्तव में वो प्रैंक कर रहे थे, लेकिन सी को पता नहीं था ये बी जो है धड़ाधड़ कूटे जा रहा है, और सी को क्या लगता है कि बी भाई ए की हत्या कर देगा, बी जो है ए की हत्या कर देगा। तो इसमें ये क्या है, ये विधि के द्वारा इसको अनुमति प्राप्त थी सी व्यक्ति को, तो ये क्या करता है, सी जो है बी को पकड़ लेता है। चूँकि इसको ये लगा था कि बी जो है ए की हत्या कर देगा, तो सी क्या है, बी को पकड़ लेता है और पकड़ के न्यायालय के पास या सक्षम अधिकारी के पास ले जाता है। सी जो है बी को पकड़ के सक्षम अधिकारी के पास ले जाता है। तो यहाँ पे सी ने क्या है, कोई अपराध नहीं किया है। अब बाद में वास्तव में पता क्या चलता है, जो बाद में कहानी थी ले जाने के बाद में ये पता चलता है कि बी जो है सेल्फ डिफेंस में, बाद में हकीकत ये पता चलती है कि तो प्रैंक भी नहीं कर रहे थे, बाद में पता चलता है कि तो ये तो प्रैंक भी नहीं कर रहे थे, और इनको क्या लगा, इसको क्या पता चलता है कि बी जो है सेल्फ डिफेंस में ए को कूट रहा था, बी जो है सेल्फ डिफेंस में ए को कूट रहा था। और सेल्फ डिफेंस का, आप सेल्फ डिफेंस में किसी की हत्या भी कर सकते हो। तो बाद में पता चलता है बी जो सेल्फ डिफेंस में ए को कूट रहा था, लेकिन यहाँ सी तब भी अपराधी नहीं माना जाएगा। यही अध्याय 4 के साधारण अपवाद बताते हैं। तो सी यहाँ पे क्या नहीं माना जाएगा, अपराधी नहीं माना जाएगा, तथ्य की भूल से ये काम उससे हुआ है। लेकिन यहाँ क्या है, ये जरूरी है कि वो तथ्य की ही भूल हो, और दूसरा क्या है, इंटेंशनली कार्य नहीं किया गया हो, मतलब जानबूझ के किसी को ऐसे करना ये नहीं किया गया हो। तीसरा क्या है, जो काम है इंटेंशनली नहीं होना चाहिए, और तीसरी क्या है इसकी, कार्य सद्भावपूर्वक होना चाहिए। तो ये धारा 79 में यही है। अब बात करें धारा 80 की। तो धारा 80 में दिया गया है कि विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। धारा 80 जो आईपीसी की, उसमें यह दिया गया है कि विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। अगर कोई बंदा है और काम क्या है, विधिपूर्वक कर रहा है, कोई व्यक्ति कार्य जो है विधिपूर्वक कर रहा है, मतलब पूरे प्रिकॉशंस लेके और सारे जो भी सामान है वो सारे लगा लोगों के एकदम फुल सेफ्टी से काम कर रहा है। अब उसमें क्या है, कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है। इसमें एग्जांपल से समझें तो ये ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी है। तो ए क्या है, ये पेड़ था, इस पेड़ को कुल्हाड़ी से काट रहा था। जो ए है एक पेड़ को कुल्हाड़ी से काट रहा था, ए जो है
पेड़ को कुल्हाड़ी से काट रहा था। अब कुल्हाड़ी से काटते काटते पूरे प्रिकॉशन से काम कर रहा था, कुल्हाड़ी को ठीक से चला रहा था और आसपास कोई व्यक्ति भी नहीं था। अभी अचानक होता क्या है, ये बी वहाँ पे आ जाता है। ए को वास्तव में पता नहीं थी, बी वहाँ पे आ जाता है और होता क्या है, जो कुल्हाड़ी थी, जो उसकी कुल्हाड़ी थी ए की, उसका जो काटने वाला होता है आगे फलक, तो जो कुल्हाड़ी का काटने वाला होता है आगे वाला एज, फल जिसको बोलते हैं, अब वो क्या है, कुल्हाड़ी से निकल जाता है। जो कुल्हाड़ी का फल था वो कुल्हाड़ी से निकल जाता है और जाके किसकी खोपड़ी में बैठता है, बी की में। तो जाके किसकी खोपड़ी में बैठता है, बी की में, और बी मर जाता है, और बी मर जाता है। तो चूंकि ए जो है फुल प्रिकॉशन से, फुल सेफ्टी से और बिना इंटेंशन के, बी को उसका मारने का कोई इंटेंशन तो था नहीं, उसको पता भी नहीं था, और गलती से क्या होता है, बी की मृत्यु हो जाती है क्योंकि इसकी कुल्हाड़ी थी, उसका जो काटने वाला था फल वो निकल के बी के लग जाता है और बी की मृत्यु हो जाती है। तो भैया आईपीसी में बताया गया है इसकी धारा 80 में कि आप अपराधी नहीं हो। तो अगर एक की कुल्हाड़ी का फलक बी के सर में जाके लग गया, बी की मृत्यु हो जाती है, तो ये क्या है, अपराधी नहीं है। अब यही बात की जाए, जैसे आपने देखा होगा, यही बात की जाए जैसे शादियों में देखा होगा आपने, शादियों में देखा होगा कि लोग गोली चलाते हैं, हर्षोल्लास में फायरिंग करते हैं। तो भैया यहाँ तो क्या था, जो हथियार था कुल्हाड़ी पेड़ काटने के लिए थी, वो यूज़ कर रहा था। अब यहाँ क्या है, जैसे मान लिया जाए शादी में किसी ने फायर किया, शादी में किसी ने फायर किया, ड्रंक किए हुआ था, पी रखी थी इसने, और चूँकि जो विधि है उसमें फायरिंग में ये जो राउंड वगैरह ये चलाना, गोली चलाना, ये सब चीज़ें अलाउ नहीं है, और ए ने गोली चला दी और वो गोली जाके किसी के लग जाती है और किसी की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे ये नहीं माना जाएगा कि भैया ये तो इस जो काम हुआ है वो भूल में हुआ है, यहाँ माफ़ी नहीं है। तो इसको ये विधिपूर्ण कार्य में दुर्घटना, तो अगर कोई विधिपूर्ण कार्य कर रहे हो, विधिपूर्ण बाई लॉ, पूरे सेफ्टी के साथ, तब कोई दुर्घटना हो जाती है तो वो व्यक्ति अपराधी नहीं माना जाएगा। तो ये कुछ धाराएं थी, एक बार इनको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। धारा 67 जुर्माना ना देने पर कारावास, जिसमें सादा कारावास 50 रुपये में 2 महीने, 100 रुपये में 4 महीने और 100 रुपये से ज़्यादा के लिए 6 महीने की बात की गई है। धारा 68 में जुर्माना देते ही आपका जो कारावास है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। 69 में अगर आप उसका कुछ भाग जेल में काटते हो और कुछ भाग पैसा दे देते हो तो आपको रिहा कर दिया जाएगा। धारा 71 अपराधों से मिलकर बने अपराधों के दंड की अवधि, 1 लाठी मारो या 50 बराबर है, लेकिन आपने ए के साथ में बी को भी लपेट लिया तो आपके लिए सज़ा अलग अलग है। बात की जाए धारा 73 की, तो एकांत परिरोध है। एकांत परिरोध सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, काल कोठरी में डाल दिया जाएगा। और इसमें भी क्या बताया गया, कठिन कारावास होगा और मैक्सिमम 3 महीने के लिए डाला जा सकता है। अगर कारावास 6 महीने तक का है तो मैक्सिमम 1 महीने, और अगर कारावास 6 महीने से और 1 साल तक का है तो मैक्सिमम 2 महीने के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, और अगर मोर देन 1 ईयर है तो मैक्सिमम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 3 महीने के लिए। वहीं धारा 74 जो है वो एकांत परिरोध पर लिमिट लगाती है और इसको ब्रीफ में डिस्क्राइब करती है कि भैया एक बार में किसी भी हाल में 14 दिन से ज़्यादा के लिए नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर सज़ा जो है 3 महीने से ज़्यादा की है, 3 महीने से ज़्यादा या कितनी की भी हो, उसमें क्या है आप मैक्सिमम 7 दिन रख सकते हो, और जितने दिन आप उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखोगे उसके बाद उतने दिन आपको नॉर्मल कारावास में रखना पड़ेगा। बात की जाए अध्याय 4 की, तो इसमें साधारण अपवाद जनरल एक्सेप्शंस दिए गए हैं 76 से लेके 106 तक, जिसमें 76 क्या है, 76 में बताया गया है कि विधि द्वारा अगर कोई व्यक्ति है, ही इज़ बाउंड बाय द लॉ, देन इफ़ ही मेड एनी मिस्टेक, तो उसके लिए क्या है, वो उसको नहीं माना जाएगा, क्या, अपराधी नहीं माना जाएगा। बात की जाए 79 की, तो 79 में अगर कोई समझाया था प्रैंक से मैंने आपको समझाया था, तो अगर कोई व्यक्ति है उसको ये लगता है कि वो उसकी हत्या करने वाला है और वो उसको पकड़ के किसी व्यक्ति के पास ले जाता है, जो न्यायालय के पास ले जाता है, तो उसमें ये नहीं माना जाएगा कि इसको अपराधी नहीं माना जाएगा। और बात की जाए धारा 80 की, तो विधिपूर्ण कार्य में दुर्घटना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।